बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 20 और 21 के एक्सरसाइज और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो हम अपने आज के इस ब्यूटीफुल से भाषण में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो पहला है डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहता है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। आपको पता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार के पुत्र, आपने चैप्टर ये पढ़ा हुआ है। अब जस्ट हम चीज़ें क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है, जा ताकि जो थोड़ी बहुत चीज़ है वो समझ आ सके। 100% अब आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो फिर तो बम्बू वाला समझ आएगा ना। अच्छा, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं वेवलेंथ्स की और इंटेंसिटीज़ की, वेवलेंथ्स की और इंटेंसिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो कौन सी वेवलेंथ और इंटेंसिटीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कोई भी एटम एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। सादा जुबान में कोई भी एक एटम है वो रेडिएशंस को एमिट करता है या रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट या एब्जॉर्ब करता है, उन रेडिएशंस की इंटेंसिटीज और उनकी वेवलेंथ की इन्वेस्टिगेशन हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके बच्चों, इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा बताएं। ये एमसीक्यू के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। स्पेक्ट्रा की 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3। पहली को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये हमारी बुक्स में नहीं है, ये चैप्टर नंबर 19 में हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे पास डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रा। डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल और इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं बताएं कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी है जो लाइमन और बाल्मर सीरीज में लाई करती है। अच्छा, आप मेरी बात सुने, इसके लिए एक जनरल सा फार्मूला याद रखें, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p का स्केयर माइनस 1/n का स्केयर। अच्छा, अब ये फार्मूले में आर एच आपको पता है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1.0974 इंटू 10 टू पावर 7 पर मीटर होती है। 1.0974 इंटू 10 टू पावर 7 पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो P होता है, इस P की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है। अगर ये 1 होगा तो डेट विल बी द लाइमन सीरीज। अगर ये P2 होगा, इधर P की जगह पे 2 होगा तो डेट विल बी द बाल्मर सीरीज। अगर यहाँ पे 3 होगा तो ये पास्चन सीरीज होगी। अगर 4 होगा तो ब्रैकेट सीरीज होगी, और अगर 5 होगा तो बच्चों ये पी फंड सीरीज होगी। ठीक हो गया, एक बात तो ये डन होगी। दूसरी बात जो n है ना, n यहाँ पे स्टार्ट हुआ करेगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी P से एक ज्यादा। यहाँ पे P2 है तो n स्टार्ट होगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन से। इधर P3 है तो ये स्टार्ट होगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन से। इधर स्टार्ट होगा 5, 6, 7 एंड सो ऑन से। इधर P फंड में ये स्टार्ट होगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन से। तो ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद अब जो लाइमन सीरीज होती है बच्चों, ये लाइमन सीरीज जो होती है ये लाई करती है यूवी रीजन में, बाल्मर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में, और ये जो तीनों हैं ये लाई करती हैं इंफ्रारेड रीजन में। अब इन चीज़ों से जो मैंने आपको बताई है ये बहुत सारे आपके एमसीक्यूज कवर होने हैं। देखें, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज विजिबल में। लाइमन का फार्मूला ये, बाल्मर का ये। यहाँ पे n स्टार्ट होगा 1 से बड़ी वैल्यू से, यहाँ पे n स्टार्ट होगा 2 से बड़ी वैल्यू से। ओके बच्चों, डन डन, जल्दी जल्दी इंप्रेशन भेज दो ताकि आगे चलूँ मेरा पुत्र। लो जी, इसके बाद है हमारे पास चौथे नंबर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी एक्सरसाइज के अलावा वाले जो अंदर से बड़े मशहूर हैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, कहता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड का फार्मूला होता है Vn इज इक्वल टू 2πk⁰ डिवाइडेड बाई NH। ये वाला बच्चों फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब अगर 1 निकालना है तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, इधर भी 1, तो फिर 2πk⁰ सारी वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू पावर 6। ये 20.1 एग्जाम्पल भी है आपकी बुक की, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 20.1 है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू एमसीक्यू के लिए भी आप जुबानी याद रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम से पता चलता है ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल के, किसी भी मेटल से या किसी भी इलेक्ट्रॉन को बस रिमूव करवाने के लिए यूज होती है। इंपॉर्टेंट चीज रिमूव करवाने वाली, ठीक है। बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है आपने, तो जो एनर्जी चाहिए डेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी।
अच्छा, जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, जो पोटेंशियल इस एनर्जी के लिए चाहिए, आपको पता है हर एनर्जी के फार्मूले में एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो हर एनर्जी के लिए एक पोटेंशियल चाहिए होता है, जो पोटेंशियल आयोनाइजेशन के लिए चाहिए होता है डेट इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी से मिलती जुलती एक चीज़ होती है एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में भेजने वाली, तो वो एक्साइटेशन एनर्जी है। एक है बाहर निकालने वाली, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों को याद रखना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती हैं, कहता है जो हैवी एटम्स होते हैं ना, हैवी एटम्स में ये सपोज करें मैं कहता हूँ के है, एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, ये कोई भी एक हैवी एलिमेंट है उसका ये के एल एम एन इस तरह है। हैवी एलिमेंट में ये न्यूक्लियस है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी हाई ऑर्बिट से, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एन से जंप करके के में आता है, या एम से जंप करके के में आता है, या एल से जंप करके के में आता है, तो उस वक्त ये रेडिएशंस एमिट करता है। उन रेडिएशंस को हम क्या नाम देते हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज वाली होती हैं, और उनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। और इसका ग्राफ एक बुक में बना हुआ है, आप इसको एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं बच्चों, ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रम के ऊपर डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में शो होती हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए ये लाइन बस मैंने यहाँ पर लिख दी थी, अगर आप सिर्फ ऊपर तक भी लिख देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में डेट इज इनफ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कैट स्कैनर्स क्या होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपरों में देखा जा चुका है। कैट स्कैनर्स क्या होते हैं, बिल्ली स्कैनर्स नहीं इनको बोलना, चर्सियो। कैट से मुराद है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, कहता है ये कंसिस्ट होता है, एक्सरे सोर्स होता है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सरे सोर्स, और इस मशीन के अंदर कहता है सेवरल हंड्रेड, ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, सेवरल हंड्रेड ऑपोजिटली एडजस्टेड डिटेक्टर्स लगे होते हैं। सेवरल हंड्रेड ऑपोजिटली एडजस्टेड डिटेक्टर्स लगे होते हैं, और हर डिटेक्टर क्या काम करता है, वो मेजर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज को अलोंग विद अ लाइन, थिन लाइन थ्रू द सब्जेक्ट। यानी कि जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसने कितनी एक्सरेज को एब्जॉर्ब किया है, हर डिटेक्टर उसको मेजर कर रहा होता है। ये मशीन है पूरी। ठीक है, द एंटायर सिस्टम इज लिंक्ड विद इन थ्रू अ कंप्यूटर। कहता है और ये सारा सिस्टम हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम इसको फिर नाम देते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। और कहता है ये वाइडली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। कहता है ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। सीटी स्कैन है जिसको आप बोलते हैं, तो ये कैट स्कैनर्स ही हैं। तो सादा जुबान में अब कैट स्कैनर्स जो होते हैं इसमें एक्सरेज के सोर्स होते हैं, जिसमें सेवरल हंड्रेड ऑपोजिटली एडजस्टेड डिटेक्टर्स लगे होते हैं, और हर डिटेक्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज को मेजर करता है, और इसको एक कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं, इसलिए हम इसको कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपरों में बार बार देखे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट आर द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज। मुझे उम्मीद है कि पेपर में भी इन्हीं में से कोई आ जाएंगे। ठीक है, अब बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज क्या होते हैं, तो कहता है जी एक्सरेज जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। ठीक है, एक बात ये, दे मे कॉज डैमेज टू द लिविंग टिश्यूज, ये जो हमारे लिविंग टिश्यूज होते हैं इनको डैमेज भी कर सकती हैं। और उसके बाद कहता है एज एक्सरे फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन टिश्यूज, क्योंकि ये टिश्यूज में जब एब्जॉर्ब होते हैं दे ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स एंड क्रिएट हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। तो जब ये बॉन्ड्स के अंदर बच्चों जाके टिश्यूज के अंदर जाके एब्जॉर्ब होते हैं ना, तो बच्चों ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, विच इन टर्न कैन डिस्टर्ब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड स्पेशली जेनेटिक मटीरियल्स। तो ये प्रोटीन्स और जेनेटिक मटीरियल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये इसका एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक है, कहता है उसके बाद बस ये मेरा ख्याल आप इतना भी लिख देंगे तो ये इनफ होगा। दोबारा से सुन लें, एक्सरेज आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये टिश्यूज़ को क्या करती हैं, लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज कर देती हैं। जो एक्सरे के फोटोन होते हैं इनकी एनर्जी बड़ी हाई होती है, जब ये टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होते हैं तो ये बच्चों उनके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो रेडिकल्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन्स या जेनेटिक मटीरियल्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं, और इससे आपका ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया ना बेसिकली, तो ये इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक हो गया बच्चों। तो उसके बाद वो यही आगे यही लिखा है, सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स के लिए यूज़ होता है, उसको आप बस देख लीजिएगा, इतना सब आप इतना ही लिख देंगे तो बहुत है। इसके बाद कहता है 3 प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं एक्सरेज की, तो भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है, मगर इनकी एनर्जी बड़ी हाई होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन ये और पोलराइजेशन ये सब शो करते हैं, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। इनकी वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता।
उसके बाद कहते हैं राइट डाउन द 3 यूजेस ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज का एक तो यूज़ कैट स्कैनर से, दूसरा फोटोग्राफी फिल्म्स में भी यूज़ होती हैं, तीसरा हम कहते हैं टू विजुअलाइज द इंटीरियर्स ऑफ द मटेरियल्स ओपेक टू ऑर्डिनरी लाइट। कहते हैं ऐसे मटेरियल्स के अंदर की चीज़ें, मतलब कोई भी मशीन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की चीज़ें जो कि ऑर्डिनरी लाइट से नज़र नहीं आती, हम उनको भी विजुअलाइज करने के लिए एक्सरेज का सहारा लेते हैं। उसके बाद लेज़र के टॉपिक से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये 3-4 ही रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है, टेंशन ना लो। अच्छा, कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन इज द प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स इन अ मेटास्टेबल स्टेट, metastable state energy state to a ground energy state. This results in the emission of the photon that is monochromatic, coherent and unidirectional. इस बात का क्या मतलब है? कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन जो होते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटम्स की डी एक्साइटेशन होती है, ठीक है, इन अ मेटास्टेबल स्टेट टू अ ग्राउंड एनर्जी स्टेट। तो अब बच्चों ये इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। देखें, होता ये है कि अगर कोई भी, ये मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये है ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी E1 है, और ये एक एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी E2 है, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राउंड स्टेट है और एक बच्चों एक्साइटेड स्टेट है। अगर ऐसा हो कि कोई इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में है और अब वो ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आ रहा, तो हम क्या काम करते हैं, एक फोटोन भेजते हैं और वो फोटोन इस एटम को ग्राउंड स्टेट में वापस लेके आता है, और उस वक्त 2 फोटोन्स रिलीज होते हैं, एक ये वाला जो अब गया था और एक पहले जो ये एब्जॉर्ब करके ऊपर गया हुआ था। और वो जो फोटोन्स रिलीज होते हैं वो मोनोक्रोमैटिक होते हैं, कोहेरेंट से मुराद कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले होते हैं और यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इसलिए इस एमिशन को हम स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड का मतलब है ऐसी एमिशन जो हमने खुद करवाई है, यानी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा था मगर हमने उसको खुद वापस लेके आए, खुद डी एक्साइट करवाया है, ठीक है। तो ऐसी स्टिमुलेटेड एमिशन, ऐसी एमिशन को स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम दिया जाता है। दोबारा से, इज द प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स इन मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं और ग्राउंड स्टेट में उनको जबरदस्ती लाया जाए फोटोन की मदद से, तो वो जो वापसी पे फोटोन्स रिलीज करेंगे मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल होंगे, और इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम देंगे। इसके बाद कहते हैं जी हीलियम नियोन लेजर जो होती है, इसमें नियोन को क्यों मिक्स किया जाता है हीलियम के साथ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीलियम नियोन लेजर होती है, ठीक है जी, ये एक लेजर की बड़ी कॉमन सी टाइप है। इसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें 85% हीलियम और 15% नियोन गैस होती है। नियोन जो होता है वो एक्टिव मीडियम होता है या लेजिंग मीडियम होता है, और बाय चांस हीलियम एंड नियोन जो है इनकी आइडेंटिकल जो होती है मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं। हीलियम की 20.61 और नियोन की 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बड़े मशहूर एमसीक्यूज हैं ये वाले। तो कहते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन सम ऑफ द हीलियम एटम्स टू 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज एक्साइटेड हीलियम एटम्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द नियोन एटम। हम बेसिकली हीलियम के एटम्स की एनर्जी की वजह से नियोन के एटम्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि नियोन इज एक्टिव मीडियम। अब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है आपने टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है। आप याद रखें कि हीलियम के एटम्स की एनर्जी की वजह से हम नियोन के एटम्स को एक्साइट करवाते हैं, और उसके बाद नियोन के एटम जब डी एक्साइट होते हैं तो लेजर एक्शन परफॉर्म होता है और लेजर रिलीज होती है। तो बस मेरा पुत्र अब जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो फिर इसको याद रख ले, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। कहता है लेजर के यूजेस बताएं। मेडिसिन में ये लिखे हुए हैं कि जो डिटैच्ड रिटेन्स होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए, सर्जिकल टूल है ये, सर्जरी के अंदर ये यूज़ होता है वेल्डिंग्स के लिए, और जो लोकलाइज्ड एरिया में टिश्यूज़ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इसकी फोकस्ड बीम ऑफ लेज़र जो होती है ये कैंसर वाले और प्री कैंसरियस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब इसके इंडस्ट्री में भी बहुत सारे यूजेस हैं। फ्यूजन रिएक्शन में यूज़ होता है, टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, और 3 डायमेंशनल इमेजेस हम इससे बनाते हैं जिसको हम होलोग्राफी बोलते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा हार्ड मटेरियल्स के अंदर ड्रिलिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये इसके इंडस्ट्री के यूज़ भी आपने याद रखने। ये 14 वाला शॉर्ट था। तो ये 14 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से मुझे उम्मीद है बोर्ड के पेपर में अगर कोई एक्स्ट्रा आएगा तो वो इन्हीं में से आ जाएगा। अगर फिर भी आ जाएगा तो पुत्र फिर ताड़ी किस्मत। उसके बाद ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 20 के। कहता है जो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन है ये सेवरल अजम्पशन पर मुश्तमिल होती है। तो कहता है डू एनी ऑफ दीज अजम्पशन कंट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखें जो कहता है बोहर्स अजम्पशन होती है ना अबाउट हाइड्रोजन एटम, ये क्लासिकल फिजिक्स से कंट्राडिक्ट करती है। और कौन सा ऑर्बिट, कौन सा पास्टुलेट करता है। बोहर के 3 पास्टुलेट थे। पहले पास्टुलेट में ना बोहर ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये
अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है और एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी को ये क्या करता है, रिलीज करता है अपने ऑर्बिट में रहते हुए। ये बात की थी क्लासिकल फिजिक्स ने। बोहर ने कहा था भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट के अंदर होता है तो वो किसी किस्म की रेडिएशंस को रिलीज नहीं करता। वो जब तक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा तब तक उसकी एनर्जी में एक्सचेंज नहीं आएगा। यानी अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए वो किसी किस्म की एनर्जी को खारिज नहीं करता। ये बात कही थी बोहर थ्योरी ने, जबकि वो एनर्जी को खारिज करता है ये बात कही थी क्लासिकल फिजिक्स ने। तो ये दोनों चीज़ें इनकी आपस में कंट्राडिक्ट कर रही थी। डन बच्चों, डन, जल्दी बोल दो, जल्दी आगे चलें ताकि ले जी। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली बनता कैसे है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई ऑर्बिट से, देखिए डायग्राम बनी है, हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जंप करता है तो वो रेडिएशंस को रिलीज करता है, और वो जो रेडिएशंस होती है उनकी एनर्जी E2 माइनस E1 होगी जिस ऑर्बिट से वो गई है और जिसमें आई है वो। ठीक है, तो कहते हैं दिस एमिशन ऑफ फोटोन्स कॉन्स्टिट्यूट्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो ये जो एमिशन होती है ना इन फोटोन्स की, इससे लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब इससे हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट सेट ऑफ वेवलेंथ खारिज होती हैं। अब हाइड्रोजन जो रेडिएशंस रिलीज करता है उनकी वेवलेंथ कुछ और होती है, हीलियम जो रिलीज करता है वो कुछ और होती है। तो हर एलिमेंट के सेट ऑफ वेवलेंथ डिफरेंट होते हैं, इस वजह से हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को उनके वेवलेंथ की बेस के ऊपर। इसके बाद तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटोन ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है 13.6 और 13.6 से ज़्यादा भी। अच्छा, अगर तो वो 13.6 वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को, तो बच्चों वो जस्ट क्या काम करेगा, वो कहते हैं द आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमें पता है कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है पहले ऑर्बिट की बच्चों वो 13.6 होती है। हाँ जी, इसके बाद 21वें के होंगे, बस अभी होने लगे 21वें के। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, मगर अगर 13.6 से ज़्यादा होगी तो वो बाहर तो निकलेगा मगर एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी 13.6 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती होती है। इसके बाद 20.4 में क्या कहता है हाउ कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मैनी लाइन्स वाइल हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। कहता है हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है मगर हाइड्रोजन से जो लाइंस निकलती हैं, जो लाइंस बनती हैं स्पेक्ट्रम की, वो तो इतनी ज़्यादा बन जाती हैं। अब उसकी क्या वजह, कहता है नो डाउट हाइड्रोजन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी ग्राउंड स्टेट में, मगर देर आर मैनी हायर एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट अबव द ग्राउंड लेवल। मगर ग्राउंड लेवल से ऊपर भी तो एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो कहता है व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू सम हायर एनर्जी लेवल, जब हाइड्रोजन किसी एक्साइटेड स्टेट में होता है, यहाँ पे कहीं पे होगा लेट्स सपोज, तो इट डज नॉट कम टू द ग्राउंड डायरेक्टली इन मल्टीपल स्टेप्स। तो कहता है कि ये क्या काम करता है, ये एट ईच डाउनवर्ड, ये क्या काम करेगा, ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं आ जाता, ये मल्टीपल स्टेप्स में ऐसे ऐसे नीचे आ रहा होता है। एट ईच डाउनवर्ड जंप इट विल एमिट अ लाइट फोटोन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, और हर जंप में ये पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिलीज करेगा। उनमें से कुछ लाइमन में लाई करती हैं, कुछ बाल्मर में, कुछ पास्टन में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मल्टीपल जंप्स में नीचे आता है जिसकी वजह से इसके अंदर जो होते हैं हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, सॉरी डिफरेंट लाइंस मिलती है। इसके बाद बच्चों कहता है कि क्या एनर्जी कंजर्व रहती है जब भी कोई एटम एमिट करता है फोटोन ऑफ लाइट को। यस, देखें कोई भी एटम लाइट को कब एमिट करेगा, जब उसने एब्जॉर्ब की होगी। तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं की होगी तो वो एमिट कैसे कर देगा, खुद से तो नहीं ना वो एमिट कर सकता। इसका मतलब जो वो एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ था उसी को वो रिलीज कर देगा, तो एनर्जी तो कंजर्व रही। तो कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी, तो ये एब्जॉर्ब करके गया था फोटोन को, और जब वो डी एक्साइट होता है तो सेम फोटोन वाली एनर्जी वो वापस भी रिलीज कर देता है, लिहाजा एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड ही रहती है। इसके बाद बच्चों ये एग्जांपल भी दी हुई है, आगे डायग्राम बनानी होगी, देख लीजिएगा। कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लोइंग गैस गिव्स ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट। कहता है कोई भी ग्लोइंग गैस जो होती है उससे सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट निकलती है, एंड व्हाई दैट गैस इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द सेम वेवलेंथ। तो कहता है वही गैस सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की भी एबिलिटी रखती है, बाकी वेवलेंथ्स को वो क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, अदर वेवलेंथ्स के लिए वो क्यों ट्रांसपेरेंट है। तो भाई एक सिंपल सी बात है, देखें मेरी बात सुने, कोई भी एटम
अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो वापसी पे भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रिलीज करेगा। यानी कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जिन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है उसी को वो रिलीज करने की एबिलिटी रखता है। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रिलीज कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा उसी को वो एमिट करेगा। तो जिस वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करेगा उसी वेवलेंथ वाली रेडिएशन को वो एमिट करेगा, इसके अलावा नहीं कर सकता। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट 20.7 वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट एटम इज एक्साइटेड। इसका मतलब है बड़ा खुश है चर्सी, उसके पास पैसा है। इसका मतलब ये देखें, ये पहले ऑर्बिट है, ठीक है, ये नॉर्मल एक एटम है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसने ये फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो वो चर्सी दूसरे एटम में चला गया, एक्साइटेड एटम हो गया, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो जारी बात है उसको पैसा मिला, ये पैसा है उसके लिए, तो ये पैसे लेके चर्सी वो ऊपर निकल गया, खुश हो गया। तो इसका मतलब है जब भी कोई एटम एक्साइटेड होता है तो वो फोटोन को एब्जॉर्ब करके बेचारा जंप कर जाता है लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में, और हम कहते हैं वो एटम एक्साइट हो गया। कहता है क्या एक्स रेज ये फिनोमिना प्रोड्यूस करवा सकती हैं? मैं आपको ऊपर भी बता के आया हूँ, यस, ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, रिफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, डायफ्रैक्ट भी हो सकती हैं और पोलराइज भी हो सकती हैं। उसके बाद कहता है लेज़र लाइट के क्या एडवांटेजेस हैं ऑर्डिनरी लाइट के मुकाबले में। लेज़र के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मोनोक्रोमेटिक होती है, इंटेंस होती है, कोहेरेंट होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है और इसके अलावा वेल्डिंग एंड कटिंग के लिए यूज़ होती है। ये हमने ऊपर भी देख लिया है। तो लें जी बच्चों, ये आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है 20.10 हमारे चैप्टर नंबर 20 का। कहता है एक्सप्लेन व्हाई लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन द एटॉमिक लेवल्स। कहता है पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर लेज़र एक्शन क्यों नहीं अचीव हो सकता। उसकी वजह ये है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हम ये बोलते हैं कि अगर कोई एटम्स, ये ग्राउंड स्टेट है, लेट्स सपोज ये एक्साइटेड स्टेट है, अगर एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा हो और एक्साइटेड में कम, इसको बोलते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन। इससे लेज़र प्रोड्यूस नहीं होती। अगर आपने लेज़र का टॉपिक पढ़ा हो, लेज़र प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो एक्साइटेड स्टेट होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट ज़्यादा होने चाहिए। फिर जब वो वापस आएंगे तो वो रेडिएशन से रिलीज करते हैं और लेज़र प्रोड्यूस होती है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जब होगी तो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होंगे, और एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि ज़्यादा फोटोन्स रिलीज होंगे तो ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो एम्प्लीफिकेशन ही अचीव नहीं होगी। इसीलिए स्टिमुलेटेड एमिशन करनी पड़ती है और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवाते हैं, फिर ही लेज़र प्रोड्यूस होती है। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट 21 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं।